अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 देख रहे हो आप, उसमें भी आरएचएस में क्या किया है उन्होंने, एक ठो में तो आरएचएस में दे दिया है कांस्टेंट को, ये वाला 2 को, और दूसरा इक्वेशन जो आप देख रहे हो यहाँ पे 2x + 5y + 1 = 0, उसमें आपको क्या करना होगा, तो आपको उसमें करना होगा बराबर के उधर -1, ठीक है। आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ के, तो अगर दो लाइन पैरेलल होते तो नो सोल्यूशन वाला खेल होता है। a1/a2 = b1/b2 और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 क्या है, ये 3/2 है, b1/b2 क्या है, 2/5 है ना। ये कभी बराबर होगा क्या, नहीं 2k है ना, सॉरी, ये y का कोएफिशिएंट 2k है, तो 2k/5 और इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये 2/-1, तो ये तो कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये 3/2 है और ये 2/-1 है। तो केवल इसको सॉल्व करके आपको वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 दूना के 4k होगा और इज़ इक्वल टू -15 होगा, यानी कि आप k इक्वल टू कह सकते हो -15/4, यानी कि -15/4। यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, ये माइनस नहीं है ना, ये केवल 2 है और ये 5 है, तो 2k/5 जब होगा तो ये 5 या 15 प्लस में होगा, ठीक है ना, ये +15/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन kx - 2y = 3 एंड 3x + y = 5, दोनों आरएचएस में ही दिया है, रिप्रेजेंट 2 लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। तो ज़रा सोचो कि इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। सॉल्व करो अब, k/3 a1/a2 हो गया आपका और इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 मतलब -2, क्योंकि ये कोएफिशिएंट -2 है, बटे y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज़ नॉट इक्वल टू -6, ठीक है ना, k इज़ नॉट इक्वल टू -6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो डी ऑप्शन, उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -6, वही बात है ना, k का वैल्यू -6 को छोड़ देना है केवल, तो k का वैल्यू अगर आप -6 को छोड़ोगे तो बाकी सब लोगे, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, है ना। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 वाला कंडीशन चेक करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये 1/-3 हो गया, और इधर 2/-6 है तो 2/-6 हो गया, इधर 5/1 तो 5/1 है, तो ये आपका तो -1/3 हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 3 6 काटोगे, माइनस नीचे था तो ये -1/3 के बराबर आएगा, जबकि ये 5 के बराबर नहीं आएगा। तो a1/a2 जो है वो बराबर आ रहा है, जबकि लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है, तो वो क्या लाइन हो गया, पैरेलल वाला, मतलब नो सॉल्यूशन वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, क्योंकि लाइन पैरेलल हो गए तो कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 15 हैज़। सिंपल सी बात है, फिर से आपको a1/a2 चेक करने की ज़रूरत है। चलिए तो फिर से a1/a2 चेक करते हैं, 2/4 है, b1/b2 3/6 है, c1/c2 5/15 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो ये बराबर नहीं ना आया, ये बराबर आया 1/2, 1/2, ये बराबर नहीं आया, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो फिर से नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो फिर से ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, ये एक थ्योरी ही है आपको। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ्स लाइन विल बी। देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होता है,
अगर कंसिस्टेंट लिख दे कि सॉल्यूशन बताओ कंसिस्टेंट है क्या, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिल जाए। अब सॉल्यूशन मिल जाए तो दो केस होगा, या तो आपका लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा या लाइन आपका कोइंसाइड करेगा। तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इन दोनों ही केस में हम लोग उसे बोलते हैं कि उस कंसिस्टेंट है सिस्टम, क्या कि सॉल्यूशन मिल गया, चाहे एक मिला चाहे अनेक मिला, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों डी करेक्ट हो रहा है, बात आपको समझ में आ गया होगा। हम क्यों बोल रहे हैं डी करेक्ट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं मिले। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक भी अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बस इसको याद ही रखना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन पैरेलल, क्योंकि नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, पैरेलल होगा ना, तभी ना नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि इंटरसेक्टिंग अगर हो गया तब तो मिल जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, या कोइंसाइड हुआ तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, पैरेलल वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है कि इन ट्रायंगल ABC, इसमें आपको एंगल ये ए है मान लो, ये बी है मान लो और ये सी है मान लो। तुम्हें क्या दिया है, एंगल सी का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी दिया है। तो आप ये तो जानते हो ना कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो तुम सी के जगह पे सबसे पहले तो 3 टाइम्स ऑफ बी लिख दो, 3 टाइम्स ऑफ बी, और प्लस बी को रहने दो, और सोचो कि ए को क्या हम लोग बी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ए को हम लोग बी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो जी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 3 ऑफ एंगल बी बराबर ये 2 ऑफ एंगल ए प्लस बी लिख सकते हैं इसे हम। तो अगर हम इसको तोड़े तो ये 2a प्लस 2b होगा हमारे लिए। तो 2b को हम LHS में खींचे तो ये b बचेगा, तो b बराबर 2a, यानी कि हमको a को बदलना था ना, तो a बराबर b/2। तो ये एक जगह पे हम लिख देंगे b/2। अब क्या होगा, 3 और 1 4, 4b हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा 4b/2 अब प्लस b 4b केवल ना बटे 1 होगा ना, बात समझ रहे हो। ये आपका 3 और 1 4b अब प्लस b/2, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये एलसीएम लेंगे हम, तो आपका ये होगा 4 दूना के 8 और 1 9, तो 9b/2, 9b/2 बराबर 180 डिग्री। तो ये 9 दूना के 18, 20 डिग्री हुआ। तो b का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो b का वैल्यू आपका 40 डिग्री आ गया। किसका वैल्यू पूछा था, b का ही वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन नंबर b जो होगा वो सही होगा, 40 डिग्री, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर b। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 आने नहीं जा रहा है, वैसे हम बता देते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है, तब उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये थ्योरी लगाना बन जाएगा, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसलिए हम इस पर जोर नहीं देंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ फ्रैक्शन इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड to the denominator, it becomes 1/2. If 7 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from the denominator, it becomes the 1/3. The fraction is. तो यहाँ पे एक बात समझ लो हमारी कि अगर आप प्रोसीजर वाइज बनाओगे ना तो पगला आ जाओगे। आप क्या करो, ऑप्शन वाइज चेक करो। 13/14 24 हमारा ऑप्शन मैंने मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा सही है। इसको चेक करते हैं, कह रहा है कि इस फ्रैक्शन में अगर क्या कर दिया जाए, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, माने कि 13 में से अगर हम 1 घटा दें, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, 24 में से अगर हम 2 घटा दें, तो ये जो नंबर बन रहा है वो नंबर जो है वो कह रहा है
कि अगर ऐसा करोगे आप, सॉरी कुछ गलती कर दी है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इफ़ 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो 2 जोड़ना है। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 12 और नीचे 24 और 2 26, 24 और 2 26। तो ये आपका कटेगा, तो ये कटेगा नहीं आपका, वैसे 2 से काट सकते हो, 2 छके 12 और 2 13 है 13, तो 6/13। तो इन्होंने बोला है कि वो 1/2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब मान लो हम लेते हैं 15/26 ऑप्शन, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें 1 घटाएंगे, इसमें 2, तो ये 14 हो गया, और ये 24 और 2 28, तो 14 दूना 28, 1/2 आ गया, 1/2 लाना था। फिर दूसरा कंडीशन था कि इसी जो आप 15/26 माने हो, आप ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या माना है, दूसरा ऑप्शन 15/26। तो अगर 15/26 मान रहे हो तो कह रहा है कि इफ़ 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन कह रहा है कि वो 1/3 बन जाएगा। देखते हैं, 15 में से 7 गया तो 8 7 15 होता है, ये हो जाएगा। 26 में से 2 गया तो 24, तो 8 के 24, 1/3 आ तो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, मतलब होता है 5 बरस के बाद, द एज ऑफ द मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, वाइल 5 ईयर्स अर्लियर, मैंने 5 साल पहले, द एज ऑफ द मैन इज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज। तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, तो मान लेते हैं पहले ही ऑप्शन 45 बरस है। तो कह रहा है कि 5 ईयर्स हेंस, आज न 45 बरस है, 5 बरस इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये 50 बरस के हो जाएंगे। तो कह रहा है कि द एज ऑफ मैन शैल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे का तो एज दिया ही नहीं है, तो जब हम 50 आ रहा है तो बच्चे का एज मान लेते हैं कुछ, कि बच्चे का जो प्रेजेंट एज है वो x बरस है। तो इन्होंने बोला कि 5 साल बाद जो होगा 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज द सन, तो 3 टाइम्स, तो 5 बरस बाद तो ये भी बढ़ेंगे ना, तो ये हो गया 50 बराबर 3 टाइम्स ऑफ x + 5, 3 टाइम्स हो रहा है अपने बच्चे का एज से। ठीक है, ये हो गया वो इक्वेशन। फिर अगला है कि 5 ईयर्स अर्लियर, यानी कि 45 में से आप 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 40 बरस। ये जो कहानी है वो क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, यानी कि 7 टाइम्स ऑफ, अब 5 बरस तो बच्चे भी बढ़ेंगे घटेंगे, तो 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि 50 बराबर यही है और 40 बराबर ये है। दोनों से आप x का वैल्यू निकालें और क्या देखें सेम आ रहा है। अगर दोनों से x का वैल्यू सेम आया मतलब 45 बरस ही आंसर होगा, नहीं तो आपको फिर अगला चेक करना होगा। तो ये तो कटेगा नहीं वैसे, देखिए आप करके देख लीजिए। फिर उसी तरह से बी ऑप्शन के लिए आप यहाँ पे 50 रखिएगा सबसे पहले ही, कि हम मान लेते हैं कि उस आदमी का 50 बरस एज है। तो अगर आप इसे 50 बरस मानिएगा तो आगे का 5 साल जब जोड़िएगा तो ये 55 बरस के होंगे। ये कहानी सेम है। फिर ये हो जाएगा आपका क्या माने हो, 50 माने हो ना, तो ये 50 - 5 यानी कि 45 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि x का यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है क्या वही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से आपको बना के दिखाना है। तो देखिए इस तरह से आप सारे ऑप्शंस को जब चेक करोगे तो कोई भी x का वैल्यू मैच नहीं करेगा। जब लास्ट ऑप्शन पे आओगे तो मगर मान लेते हो कि उस बंदे का एज 40 बरस था, वहाँ से मैच कर जाएगा। तो 40 + 5 बराबर क्या लिख देंगे कि वो 3 टाइम्स था अपने बच्चे के एज से। तो बच्चा का एज क्या है, x + 5 हो जाएगा ना, x + 5 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हो गया ये 45/3 और बराबर x + 5। 45 कैसे जोड़ के 3 से डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि बेज है। तो ये हो गया 15।
3 का है ना, 3 एकम 3, 3 5 15, तो x का वैल्यू आ गया 5 को उधर भेजेंगे तो घटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, x बराबर हो गया 11। बच्चे का एज 11 बरस है। दूसरे केस से भी देखते हैं कि क्या वही आ रहा है। 5 ईयर्स मतलब आज पिता का एज जो है, पिता का एज वो 40 बरस है, तो 5 बरस पहले क्या हो जाएगा 35 बरस। इस कहानी को कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ हिज सन का एज जो उस समय था। तो सन का एज तो हम x माने, तो x माइनस क्या चले जाएंगे 5 बरस पहले। ठीक ना, बस यहाँ से भी x का वैल्यू वही आना चाहिए। तो 7 5 35, आई 5 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो गया तुम्हारा 7 5 35 हुआ है, अब 5 उधर जाएगा तो ये x का वैल्यू फिर से 10 आएगा, जबकि ऊपर वाला में x का वैल्यू 11 आया हुआ है। देखा जाए नहीं 11 नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये 15 था और 5 भेजेंगे तो ये 10 ही आएगा। हम गलती लिख दिए हैं, दोनों सही है। तो इसीलिए 21 नंबर का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 6x माइनस 2y प्लस 9 और इक्वल टू 0, और यहाँ से है 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ग्राफ के लिए आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करने की ज़रूरत है। तो 6/3, ये -2/-1 और ये 1/12। तो ये 3 दूना के 6 हुआ, ये तो माइनस माइनस कट ही जाएगा। तो 2 बराबर 2 आपको सीधे नज़र आ रहा है, और ये 1/12 के बराबर नहीं होगा। ठीक ना, ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा खेल है, नो सॉल्यूशन वाला, पैरेलल वाली। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्या कह रहा है ज़रा देखा जाए। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, तो फिर से वही 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर से पूछा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस एंड द 2 लाइन्स विच आर, क्या होगा। तो अब a1/a2 चेक करो, तो 2/1, b1/b2 3/-2, क्या बराबर आया, नहीं ना। पहला ही बराबर नहीं आया तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो 24 कह रहा है कि ग्राफ ऑफ द लाइन 5x है माइनस 15y है बराबर 8 है। यहाँ वाला जो इक्वेशन है आपका वो आपका 3x माइनस 9y इक्वल टू है, बता देते यहाँ पे इक्वल टू ये 24/8 है, जो कि वहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, नहीं लिखाया है। ये 24/8 है, तो 24/8 नहीं बल्कि 24/5 है। कह रहा है कि ये लाइन क्या होगा। तो a1/a2 ये हो गया 5/3, b1/b2 यानी कि माइनस 15/9, तो ये कटेगा ना, 3 3 9 3 5 15, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों था ना, तो ये कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया। अब इधर देखो ये 24/5 होगा, तो ऊपर 5 चला जाएगा, तो ये 8 3 के 24, अरे बाप रे बाप, ये भी 5/3 ही आ गया। तो अगर तीनों बराबर आ जाए 5/3 5/3 5/3, मतलब को इंसिडेंट लाइन होगा, कोइंसाइड करेगा ना लाइन, तो इसीलिए को इंसिडेंट कहेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, को इंसिडेंट। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। और अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर डिटेल वीडियोस अगर आपको चाहिए, जिसमें कि हर क्वेश्चंस को, हर थ्योरी को समझाया गया है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बाबा मैथ्स वाले चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और उसमें आप क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि क्लास 12 से लेके क्लास 9th तक के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, और हर क्लास का अलग अलग वीडियोज़ है, चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज। तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में।
जो भी आपका 10th है तो 10th का, 9th है तो 9th का, जो भी होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। 2 बज रहा है रात को, ठीक है ना, तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको भी चाहिए कि आप भी मेहनत करें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाएं, ताकि हमको भी लगे कि नहीं हमारी मेहनत काम आ गई, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।